नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, वे हैं अ रिनाउंड इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर with more than 4 decades of life experience. Yes, I'm talking of Major General Gurupal Singh Bal, जिनका जन्म 28 मार्च 1953 को इम्फाल के
एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, Major General Bal began his illustrious career as a cadet at the Officers Training Academy (OTA), where he was awarded the gold medal for securing the first position in the order of merit. In his 4 decades of dedicated service in Indian Army, ranging from directing operations, managing large organizations, to handling manpower across all major theaters of operation, General Bal held several dignified positions, including prestigious appointments as Defense Attaché for 4 years at the Indian Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. More importantly, Major General Bal held the position of Deputy Commandant of the Indian Military Academy (IMA), where he played a pivotal role in training young officers in the art of leadership. His tenure in the Indian Army included handling crisis situations and emergencies, further enriching his operational expertise. After retiring from active service in Indian Army, he brought his expertise to academia, especially in Amity University, Haryana, where he served as the Dean of Students' Welfare and Director of the Military College. Even in academia, he made a mark by contributing significantly to student development, especially for military leadership. And I should not forget to add that General Bal has been felicitated with several awards at national and international levels for his remarkable contributions to Indian Army and world peace. Throughout his career, he was recognized for his exceptional service with the Sena Medal and Vishisht Seva Medal. Thus, there are so many accolades and achievements to his name. And to know more about General Bal, I will take you straight to online platform of Life Express, where General Bal had joined, and pleasure is solely mine in welcoming one and only highly energetic and a great icon of Indian Army and a great motivational speaker, Major General Gurupal Singh Bal. नमस्कार सर, जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर संजय झा साहब। इट्स वंडरफुल कि आपके साथ अभी दोबारा काफी 1 साल के बाद, जबकि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी उस टाइम के बाद आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर ब्लॉग, एंड लेट्स होप वी हैव अ वंडरफुल सेशन ahead of us. Thank you, and thank you for the introduction that you gave of mine. Thank you, sir. So, first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. सर, आपकी जीवन यात्रा को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप इंडियन आर्मी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने देश को एक लंबी सेवा दी है, और उसी जुनून के साथ इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आपने शिक्षा जगत में भी कई सराहनीय कार्य किए हुए हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि रिटायर्ड आर दोज
who are tired. In your case, जैसा मुझे ज्ञात है कि आज भी आप कई सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहते हैं. And given that, I can say with conviction and without any reservation that you are not tired and hence you are not retired. तो यहां ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि कहां से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा, इतना जो आप इतने कार्यों में सक्रिय रहते हैं, उसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है जिसके जरिए आप इतने स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ देश और समाज की सेवा कर रहे हैं. जी, ओवर टू यू. प्रोफेसर साहब, मेरे दिमाग में सिर्फ दो शब्द आते हैं. एक है प्रेरणा और दूसरी है भावना. तो सबसे पहले मैं प्रेरणा के बारे में बताऊं. आई एम अ थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर. मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी में थे. उसके बाद मेरे पिताजी और उनके दोनों भाई आर्मी में थे. एक ब्रिगेडियर थे, एक कर्नल थे, और मेरे पिताजी भी कर्नल थे. और मैंने जैसे अपनी जीवन शैली बीती और मैंने अपने पिताजी को देखा, मेरे परिवार को देखा, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली. और जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की, जिस तरह से उन्होंने अपनी ड्यूटी कर्तव्य समझ कर फौज की सेवा की, वो मेरे जहन में पड़ता गया जैसे जैसे जीवन शैली बीतती गई. और मेरे पिताजी और मेरे अंकल और ग्रैंडफादर फौज के बाद उन्होंने काफी सोशल एक्टिविटीज भी अपनाई. जैसे कि मेरे पिताजी ने एक स्कूल शुरू किया हुआ है जो कि अभी मैं देखभाल कर रहा हूँ, विच इज अ चैरिटेबल स्कूल, जहाँ 1100 बच्चे पढ़ते हैं मेरे गांव के अंदर. तो ये प्रेरणा पुरखों से मिली है, तो वही चली आ रही है. वही ऊर्जा जो उन्होंने मेरे को दी है वही चली आ रही है. और दूसरी है भावना. फौज के अंदर एक बहुत फेमस सेइंग है, जब आप फौज ज्वाइन करते हो तो आपके जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जब आप दाखिल होते हो तो उसमें लिखा होता है, डू यू हैव इट इन यू? क्या आप में वो भावना है? और वो भावना आती है, हर किसी में नहीं आती. वो पेट्रियोटिज्म, दैट यू नो, दैट विल टू डू समथिंग फॉर द नेशन, इट्स इनबिल्ट इन यू. वो आपके अंदर है, वो भावना आपके अंदर है. और वो भावना प्रकट होती है जब आप फौज को अंदर ज्वाइन करते हो. आप देखिए, 30 साल की मैं तकरीबन 40 साल मेरी फौज के अंदर सर्विस है, जिसमें मैं सिर्फ 10 साल अपने फैमिली के साथ रहा. ज्यादातर 30 साल मैंने या तो फील्ड एरियाज में गुजारी या माउंटेन्स के ऊपर गुजारी और देश की सेवा की. अब अगर वो भावना ना हो तो आदमी को वो मोटिवेशन नहीं मिलती, और वो अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक तरह से नहीं कर पाता. तो ये भावना होनी चाहिए. वो ये भावना मेरे में कूट कूट के भरी हुई थी. मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंडफादर ने ये भावना मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है. एंड दैट इज व्हाट इज कैरिंग ऑन. इट इज वन जनरेशन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यस, बहुत ही अच्छा सर. और बहुत ही बड़ी बात आपने इन दो मतलब वाइटल फैक्टर्स जो आपने बताए, प्रेरणा और भावना, और मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश आपके माध्यम से ये जाएगा. वेरी नाइस. So moving further, I would like to take you to the crux of our discussion, that is Indo-Pak conflicts. अमूमन देखा जाता है कि दुनिया में हर समस्या के एक नहीं बल्कि कई निदान या समाधान होते हैं. लेकिन क्या भारत पाकिस्तान समस्या के कोई समाधान नहीं है क्या? इस पे हम आपके दृष्टिकोण समझना चाहेंगे कि यदि कोई समाधान है तो वो क्या है, और यदि समाधान नहीं है तो क्यों नहीं है. ओवर टू यू सर, प्लीज. देखिए, वील हैव टू गो अ लिटिल इनटू हिस्ट्री. 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, उस टाइम पाकिस्तान वाज मेड ऑन टू नेशन थ्योरी. अगर आपने टीवी चैनल्स देखी होगी, ये जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने भी ये बात कूट कूट करके अपने लोगों को बताई है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना हुआ है.
और हम हिंदुओं की तरह हो ही नहीं सकते। हिंदू और हमारा जो धर्म है वो टोटली अलग है। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम रिलीजन। इन मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे कोई नेशन बनी नहीं है जो कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के ऊपर बनी हो। हिस्टोरिकली दे माइट हैव बीन कमिंग अप, लेकिन कोई नया मुल्क ऐसा नहीं खड़ा हुआ जो कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के ऊपर खड़ा हुआ हो। सो the irony of the whole thing is कि though it is two nation theory, but the fact of the matter is कि there are more Muslims in India than there are in Pakistan. And the other thing is कि जो कश्मीर था वो इंडिपेंडेंट स्टेट था। Right. महाराजा हरि सिंह was the independent ruler of जम्मू एंड कश्मीर। जब इंडिपेंडेंस हुई तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंस चाहता हूं, मैं अपने आप अपने मुल्क को चलाऊंगा। लेकिन ये पाकिस्तान को गवारा नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कश्मीर वैली और जम्मू की मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो वो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारा धर्म है और हमारा नेशन इज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, सो दिस पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड कम अंडर अस। तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 1948 में इन्होंने ट्राइबल्स इन द गार्ब ऑफ मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी इन द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स ये दाखिल होना शुरू हुए। उनको रजाकार बोलते थे और उन्होंने धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को कब्जा करने लग गए। महाराजा हरि सिंह ने कोशिश की अपनी फौजों के साथ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, लेकिन दैट वाज टू लेट। क्यों? क्योंकि जो रजाकार और जो पाकिस्तान आर्मी थी वो श्रीनगर तक आ चुकी थी। और जब तक हम गए वहां पर तो पाकिस्तान काफी हद तक जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई कर चुका था। लेकिन हमने कोशिश की, हमारी फौजों ने उनको धकेल करके पीछे भेजा और एक लाइन स्टेबलाइज हुई जिसको हम बोलते थे सीज फायर लाइन। और दैट वाज द सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेटर ऑन इट बिकेम लाइन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन द शिमला अकॉर्ड, जो कि 1972 में मिसेस प्राइम मिनिस्टर भुट्टो and Mrs. Indira Gandhi was signed in 1972. So that became the LOC. But LOC होने के बावजूद, ceasefire होने के बावजूद, पाकिस्तान हमेशा कोशिश यही करता आ रहा है कि कश्मीर के ऊपर कब्जा किया जाए, चाहे वो यूएन फोरम में चले जाए, चाहे इंटरनेशनल फोरम में चले जाए, वो हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहा है। और मेन जो प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान की है वो कश्मीर के ऊपर ही है। 65 वॉर, 71 वॉर, उसके बाद आप कारगिल वॉर देख लें, उसके बाद बॉम्बे जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई थी, उसके बाद उरी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद बालकोट, उसके बाद अभी जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट इज, ऑल इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज पाकिस्तान क्लेम्स कि ये जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास आना चाहिए, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारे को वापस देना चाहिए, बिकॉज एज पर द ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इट इज पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। सो नाउ द थिंग्स हैव कैरिड ऑन। द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान हैज इंटरनल प्रॉब्लम्स इटसेल्फ। नाउ व्हाट आर दीज इंटरनल प्रॉब्लम्स? इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस। ट्रेडिशनली 3 कू हो चुके हैं, और आर्मी जो है हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को हटा देती है, एंड देन आर्मी स्टार्ट्स रूलिंग। फिर थोड़ी देर के बाद शैम डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर देते हैं, किसी पपेट प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब प्रेजेंट हालात आप देखें, पाकिस्तान का बुरा हाल इकोनॉमिकली तो आप जानते ही हैं क्या इनकी दिशा है। दूसरी बात, बलूचिस्तान में इनकी प्रॉब्लम है, फाटा में इनकी प्रॉब्लम है, स्कार्दू और गिलगिट में इनकी प्रॉब्लम है, तालिबान के साथ इनकी प्रॉब्लम है। इमरान खान जो कि सबसे पॉपुलर लीडर था पाकिस्तान के अंदर, उसको जेल में बंद कर रखा है, और आसिफ मुनीर अपनी होल्ड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब तरीका क्या है? बेस्ट इज ऐसे कोई झड़पें कर दो ताकि पूरी की पूरी देश की जो अटेंशन है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ पड़ जाए। और जब हिंदुस्तान ने ये स्ट्राइक्स शुरू की तो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग आती है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं,
इन इंडिया के अगेंस्ट। और आसिफ मुनीर का जो उल्लू है वो सीधा रहता है, आर्मी का उल्लू जो है वो सीधा रहता है। तो इसी तरह से ये काम चलाते रहे हैं। जब भी इनकी ज्यादा समस्या होती है तो द अटेंशन इज टर्न टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर एंड टुवर्ड्स इंडिया। एंड इनका पॉलिसी, टेररिज्म इज स्टेट पॉलिसी फॉर देम, और डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इनकी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। मतलब इतना हिम्मत तो है नहीं उनकी, कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं है, तो ये they want to keep doing this terrorism and bleed us by these 1000 cuts. Earlier on we were known as a soft state. अब देखिए बॉम्बे जो अटैक्स हुए थे उसके अंदर क्या हमने किया, कोई रिटेलिएशन नहीं थी। पार्लियामेंट अटैक के अंदर हमने पूरी फौज मोबिलाइज कर दी। उसके बाद उरी अटैक में हमने दोबारा वी वेंट इनटू देयर टेरिटरी। ड्यूरिंग बालकोट स्ट्राइक, जो पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके साथ साथ हमने पुलवामा ये जो एयर अटैक हमने किया बालकोट में। सो वी हैव स्टार्टेड नाउ फाइटिंग बैक। वी आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स जस्ट लाइंग डाउन, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोएक्टिव। एंड वी, अब हम पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हर बारी आप ये कुछ करते हो तो इसका फलस्वरूप ज्यादा महंगा आपको पड़ेगा। अब देखिए बालकोट स्ट्राइक में सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक हुई थी, इस बार हमने 9 जगह स्ट्राइक की है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं और जो ये जियोपॉलिटिक्स चल रही है आपस के बीच में, ये इसकी स्थिति है। और सिचुएशन यहाँ पे नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान आर्मी इज इन पावर। तो आसिफ मुनीर इज नॉट पावर इन पावर, शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज द लेम डक प्राइम मिनिस्टर। सारी जो बातचीत चलती है वो आसिफ मुनीर ही करवाता है। So, जब तक कि प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आती पाकिस्तान के अंदर, there is no point in having a dialogue with them also. Right. This is the present situation with Pakistan. Right. So, but that question remains unanswered, for many of us, that where lies the solution? क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि immediate solution कुछ होगा. We have to wait and watch की स्थिति है. So, anyway, solution can be there provided there is a democratic setup, provided कोई reasonable प्राइम मिनिस्टर हो, रीजनेबल लोग हों। लेकिन इस वक्त कोई रीजनेबल दिख नहीं रहा। ये हमेशा यूएन रेजोल्यूशन 47 के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और रेजोल्यूशन 47 वाज वेरी क्लियर। उसमें था कि सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी विल विड्रॉ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द फर्स्ट प्री कंडीशन। Second precondition was that Indian forces will maintain minimum force in Jammu and Kashmir. और तीसरा precondition था कि उसके बाद there will be plebiscite. अब पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, पाकिस्तान आर्मी कभी वापस गई नहीं, तो ये दोबारा वही ढोल पीटते रहते हैं कि रेजोल्यूशन 47 यूएन की रेजोल्यूशन है, वो दैट इज डिफंक्ट, खत्म हो चुकी है वो रेजोल्यूशन। So that is the present situation, and only reasonable people, if we have a dialogue with them, if international pressure is put on them, then only diplomatically this can be sorted out. Military solution is only that कि आप कुछ करोगे तो हम punitive strike करेंगे और आपको चुप बैठा देंगे 4-5 साल के लिए, फिर वो चुप बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी 4-5 साल के बाद फिर वो उठ करके कुछ छोटा मोटा ऐसी कोई कार्रवाई कर देंगे। So that is how the things are carrying on. Very nice. So moving further, I shall narrow down my concern, making it more specific. Do you think India's approach to resolving issues with Pakistan has now changed by initiating operations like Sindoor? हमें आप पे और अपनी भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पे गर्व है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं? चाहूंगा इस पे आप अपने दृष्टिकोण थोड़ा रखें। जी देखिए, there's something called necessary evil. देखिए, अगर हम चुप करके बैठ जाते, इन्होंने हमारे जो 25 या 26 लोग हलाक किए और जिस दर्दनाक तरीके से हलाक किए, that is really really bad. Unthinkable. So we can't afford to be a soft state. For the first time, India has sent a very strong signal to them. बालकोट में हमने 1 स्ट्राइक की थी, इस बार ही हमने 9 स्ट्राइक की।
और 9 स्ट्राइक के साथ साथ वी हैव अटैक्ड द पंजाबी होमलैंड. अब ये बात समझिए, पंजाब पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री इज डोमिनेटेड बाय पंजाबी मुसलमान. सिंधीज, बलूचीज, फाटा, पख्तूनिस्तान, गिलगिट, पीओके, इनके लोग ज्यादा मायने नहीं रखते. और जो 1971 की लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, वो भी ये पंजाबी मुसलमान की वजह से. आपको याद है कि जो इलेक्ट होने थे मुजीबुर रहमान, ही हैड वन अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. लेकिन पंजाबी मुसलमान इतना एरोगेंट है, उसने कहा कभी हो ही नहीं सकता कि एक बंगाली मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बने इस देश का. और तब गड़बड़े स्टार्ट हुई. बांग्लादेश में रायट्स हुए, ये हुआ वो हुआ. उसके बाद उन्होंने फौज भेजी. फौज भेजने के बाद उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया. उसके बाद रेफ्यूजीज भाग करके हमारे पास आए. फिर हमने 1971 का युद्ध घोषणा की और शुरू किया. एंड दैट इज हाउ बांग्लादेश वाज लिबरेटेड. सो दिस टू नेशन थ्योरी हैज ऑलरेडी बीन डिमोलिश्ड. वो पंजाबी बंगाली मुसलमान है, वो अलग हो गया. उसने कहा तुम्हारे हमारे और तुम्हारे बीच में कोई कॉमन चीज है नहीं, ना तो हमारे ट्रेडिशंस मिलते हैं, ना हमारी बातचीत मिलती है. सो दिस नॉनसेंस अबाउट द टू नेशन थ्योरी जो कि ये ढोल पीटते रहते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिमोलिश्ड. बट द पंजाबी मुसलमान वांट्स टू कीप हिज टाइट होल्ड ओवर पाकिस्तान. और इस बारी हमने उनके घर में जाकर के उनको मारा है. जो जेईएम का हेडक्वार्टर्स है भावलपुर में, वहां पर हमने स्ट्राइक किया है उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर. एलईटी का जो हेडक्वार्टर है मुरीद के में, वो भी पंजाब में है. उनके हेडक्वार्टर में जाके हमने वहां पर भी स्ट्राइक किया. सो वी हैव सेंट देम अ सिग्नल कि अगली बारी आप कुछ ऐसे करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको. लेकिन वी डोंट वांट एन ऑल आउट वॉर. We don't want an all-out war because in the escalatory ladder, proportionately, we want to tell them that, look, you have done this, then we will do this. And we don't want to escalate anything further. If they want to escalate, then we will escalate. But what has happened is that इस बारी escalation चढ़ते चढ़ते एक ऐसे मुकाम पे पहुंची कि पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने हमारे डीजीएमओ, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो, हमने अभी काफी कुछ हो चुका है. तो वहीं कार्रवाई बंद हो गई. इट इज, आई वुड से इट इज अ गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड फॉर बोथ आवर नेशंस. वी हैव सेंट आवर सिग्नल कि अगली बारी कुछ करोगे तो इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे. एंड सब कन्वेंशनल तरीके से हमने किया. यानी कन्वेंशनल वॉर नहीं हमने छेड़ी, ऑल आउट वॉर नहीं हमने छेड़ी. हमारे हवाई जहाज उनकी तरफ गए, ना उनके हवाई जहाज हमारी तरफ आए. So we sent them a signal and so that is how it got sorted out. And आज के युग में इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा होता है, and especially because India and Pakistan are both nuclear states. Right. और जो वीकर स्टेट होगा वो हमेशा ढोल पीटेगा कि हम न्यूक्लियर वॉर है. उनके एक वन ऑफ द मिनिस्टर सेड कि हमने ये सजावट के लिए नहीं, हमने ये न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, जरूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करेंगे. अब ऐसा कौन सा मुल्क ऐसे धमकी देगा जो कि कमजोर है, कन्वेंशनल फोर्सेस में कमजोर है. सो दे विल स्टार्ट डूइंग द न्यूक्लियर रैटलिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये मत सोचना कि हम न्यूक्लियर परमाणु शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो चेतावनी पहले से देनी शुरू की. और हम जानते हैं कि ये ज्यादा ऐसे ही बातचीत करते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा है इन चीजों के ऊपर कि न्यूक्लियर वॉर्स आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान. अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ी so the rest of the world will be affected, not only India and Pakistan. So this is what the situation is, but we cannot sit idle also, na. We have to send them a signal कि अगली बारी. अब देखिए बालकोट जब स्ट्राइक की थी आपने 2019 में, 6 साल बीते, शांति थी, छोटे मोटे टेररिस्ट एक्शंस होते रहे जम्मू एंड कश्मीर में. मैं भी आई वाज सर्व्ड देयर. तो चुटपुट 3 टेररिस्ट इधर मार दिए उन्होंने, एक हमारे एक आधे जवान को हलाक कर दिया. टेररिस्ट अटैक चलते रहे, हम उनको संभालते रहे और ऐसे काम चलता रहा पिछले 6 साल से. बट देयर वाज नो मेजर इंसिडेंट. देयर वाज मोर और लेस शांति व्हिच हैड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब ये हुआ, अब हमने वो ये कार्रवाई की है. सो दिस इज अ डेटरेंट. सो आई होप एंड आई डू प्रिज्यूम दैट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स देयर विल बी पीस बिटवीन द टू नेशंस. Great. Because they also realize that India is not going to sit tight.
It's a new normal. कि अगर आप कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको. We'll, and the other thing that we have exhibited this time is our technological superiority. मतलब टेक्नोलॉजिकल सुपर अपने साइंटिस्ट ने तो कमाल कर दी. आप देखिए आकाश मिसाइल मेड इन इंडिया, बराक मेड इन इंडिया विद कोलैबोरेशन विद इजराइल, ब्रह्मोस made in India with collaboration with Russia, one of the best missiles, one of the best cruise missiles in the world. Satellites, we did not use the GPS, we have our own satellites which are there in the sky. और जितने भी आप देख रहे हैं जो S400 also, सब हमारी satellites ने ली थी. So we have taught them a lesson and we have told them that technologically you will take years and years to catch up with us. So they will think twice before they do this again. This is what my opinion is. But it is a rogue nation. You don't know इनके दिमाग कैसे काम करते हैं. But I presume that taking what Balkot, after Balkot there were 6 years of peace. I think there will be another 5-6 years of peace before they do something more foolish than what they've already done. Yeah, let's hope so, sir. And very thoughtful of you, sir. And that will take me to pose a pertinent question. अभी आप बात कर रहे थे कि जो एक वीकर साइड होता है वो बहुत ज्यादा इस तरह का ढिंडोरा पीटता है. लेकिन यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि as we know India has always been considered stronger than Pakistan in all departments. Then why did India allow Pakistan to occupy POK, or why even after winning 3 wars against Pakistan India could not get back Pakistan occupied Kashmir, or what you call POK? क्या कहेंगे सर आप इस पे? जी देखिए, again historically जब जम्मू एंड कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट, देखो सरदार पटेल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, जब द पाकिस्तानीज हैड स्टार्टेड सेलिंग देयर ट्राइबल्स एंड देयर आर्मी इनटू जम्मू एंड कश्मीर, अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते ना तो उन्होंने पहले फौज भेज करके उनको वहां चुप करा देना था. लेकिन नेहरू वाज a statesman, not that he was a very good prime minister, but he was a statesman. He didn't want to have world opinion against him. तो उन्होंने बोला कि देखो ये इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री. जम्मू एंड कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट कंट्री. वी कांट impose ourselves on them. So let them first sign this treaty of accession, then we will help them. अब this was the gap. जब तक कि महाराजा हजी सिंह could make up his mind, and let me tell you also that time we had 1947 partition हुई थी. Our army was divided between India and Pakistan. We were not that strong. We didn't have the weapon system that we have today. We were not that technologically strong as we are. Because once we interjected our forces, जब हमने अपनी forces जम्मू एंड कश्मीर में भेजी, अगर यही आर्मी होती जो आज की आर्मी है तो उनको खदेड़ करके इन्होंने और पीछे मार देना था. And we would have liberated Jammu and Kashmir. Lekin that time also our army was not that strong. We were still grappling with the independence and then aftermath of independence. So whatever we could do with whatever forces we had, and air power was also very limited that time. So whatever we could do, we pushed them back to the extent where the ceasefire line and that LOC which is stabilized today. Right. So now as of today, it's very difficult to redraw boundaries and borders. And if we do that, there is no question we will get into a conventional war with Pakistan. And in a conventional war, if we, अगर हम उनकी threshold, red line को cross करते हैं, तो वो फिर से seriously, they will think of deploying the nuclear weapons. It's called the threshold value, the red line or the threshold value. So, because they're a weaker nation, weaker conventional forces. And the other thing is that why only POK? अक्साई चेन भी तो चाइना ने लिया हुआ है हमारे से. तो अगर हम अक्साई चेन वापस लेते हैं तो अगेन इट विल बी एन ऑल आउट वॉर विद चाइना. सो इट इज अनरियलिस्टिक टू से दैट हम वापस पीओके ले लेंगे. दो आवर पॉलिटिकल लीडरशिप डज समटाइम्स मेक सम रेफरेंसेस कि द ओनली वे इट कैन बी डन इज politically and diplomatically, which I do not see on the horizon. So I hope that should answer your question, because see, there are a lot of our countrymen feel कि POK को पकड़ लो जी, हम जा करके बैठ जाएंगे POK के अंदर. It's not that simple. Remember also one thing, that the kind of warfare that you fight in the mountains is 10 times more difficult than the warfare that you fight in the plains. Okay. You require 5 to 6 times more forces
because you are fighting from. आप कारगिल वॉर देखिए, जी, उन्होंने आकर के अपने पीक्स पकड़ लिए और हमने अटैक पे अटैक और आर्टिलरी फायर, पता नहीं कितने हजारों टन आर्टिलरी फायर उनके ऊपर दागा, तब जाके उन्होंने वो पोजीशन छोड़े और तब हमने वो जो पोजीशंस उन्होंने कैप्चर की थी उनसे उनको बेहाल किया. So it is very difficult to fight war in the mountains. So this is my personal opinion that we should not have this fantasy कि हम POK को वापस ले लेंगे. If at all it will happen, it might be due to the implosion in Pakistan. Now what is implosion? बलूचिस्तान कहता है हमने अलग होना है, POK कहता है हमने अलग होना है, पख्तूनिस्तान कहता है हमने अलग होना है, गिलगिट कहता है हमने अलग होना है, सिंध कहता है हमने अलग होना है. Because they are, like I said again, because the Punjabi Musliman is dominating all these guys, and there is rampant terrorism. Baluchis ko, I mean, there are reports that India is aiding them, and also the Taliban is aiding them. Correct. And the Baluch force, the Baluch militancy hai, that is gaining strength day by day. Very true. वो जो ट्रेन को इन्होंने टारगेट किया था, ट्रेन को और 25-30 इन्होंने सोल्जर्स मार दिए, सिविलियंस को तो छोड़ दिया. So this sort of a thing is happening in Baluchistan, and Baluchistan, there could be chances in the years to come. ये नहीं मैं कह रहा कि immediately, but there could be chances that the Pakistan might implode, and if Pakistan implodes, then possibly POK might at the later stage might say, okay, let us merge with India and let's join hands with the Indian where Indian Kashmir is. Right. But I do not see this. It's just a fantasy that people dwell in. During your and my time on this earth, I doubt very much that we can regain POK. Okay. Sorry for sounding pessimistic, but this is the reality, ground reality. No, we really appreciate that you have spoken your heart, sir. So, by the way, sir, how do you visualize amid all these, chaos? How do you visualize an ideal human life amid future war fought with technology? Because it seems we are preparing for our end story. It's because both the nations are, nuke nations, I can say. So, what is your take on this? Yeah. See, like I said, that peace can only prevail, and with these as the technological advancements are taking place, it's not that the human involvement is reducing. Human involvement is very much there. After all, who is behind the gun? It is a man behind the gun, or man behind any weapon system. Correct. But yes, to a large extent, the battlefields are getting more and more remote. अब drones आ गए, beyond visual range radars आ गई. हमारे पास ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है. मतलब आप चंडीगढ़ से फायर करो तो जाके लाहौर से भी आगे जाकर के निशाना बना सकते हैं. So the wars are getting more and more remote, but till such time people are not reasonable. Till such time the wisdom does not dawn on the civilization, on the people of Pakistan and the people of India, more so on the people of Pakistan. Till that time the wisdom does not dawn on them. ये जो problem between India and Pakistan will remain for years to come. Oh. And I've been seeing it. I was born in 1953, and the first war when I was a kid was 1965, then 71. फिर थोड़ी देर शांति रही. Then again, all these conflicts are taking place, and they are catching more and more momentum as we go along. Despite the technological advancements that we are making, despite the fact that we can talk to each other on line, on WhatsApp, there is hotline between our DGMOs. There is a direct line between our prime ministers. They keep meeting on the sidelines. But till such time wisdom does not prevail on the other side, nothing is going to happen, because their mode of survival is India is the villain. The other thing is they have not been able to live down the defeat in 1971. They have not been able to live down that East Pakistan was partitioned from them. That was taken away by India from them.
So Right, वो right. उनके and they have kept that alive. वो अपने बच्चों को बताते हैं. In the Mhm. textbooks, it is given that it is that a time will come that we will take our revenge on India. So it Mm. is ingrained in their psyche. Till such time it doesn't get out of their So psyche, sad. this Mm. problem is in perpetuity. That is Right. what I feel. So, after your thoughtful deliberations on life, defense service, war, peace, India, I think now we are coming to an end of this interactive session क्योंकि समय की थोड़ी मर्यादा है. So, to conclude our interaction, finally, as I request all our guests, the same I'll do with you also, that I'll request you to kindly give a message of peace and progress to mankind at large so that we could create a better human, a better society, a better nation, a better planet, a better tomorrow. So, kindly forward a peace message for our viewers, sir. Ji. When I used to give motivational talks in Amity University, Gurgaon, where you are today, one quote of mine was, ingrained in my mind. It was part of my DNA. And this is a very famous quote by Dr. APJ Kalam. It is about how peace and tranquility can be maintained the world over. And I'll just read out the quote. When there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. There is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. जब character भी beauty हो, जो आदमी ठीक हो, तो घर भी there will be harmony at home. When there is harmony in the home, it is the people who are families who make up the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. So jab tak it starts from the individual, till such time individuals are not righteous. That righteousness has to come. And if that righteousness does not come, world peace will never come. So my message to the world is that all of us should, mold our characters to be righteous. And we must also tell the future generations which are coming that they must be righteous in whatever they do. They should be truthful in whatever they do. And only if they do that, their character will flourish. And if their character flourishes, their families will flourish. If the families flourish, the nation will flourish. If the nations flourish, there will be peace in the world. So that is the only way peace can come about in the world. That is my message to everybody. Very true, very true. Without righteousness, we cannot think of, peace for the mankind at large. Very right. So, sir, we are immensely grateful to you for your gracious presence in Life Express today. और इंडियन आर्मी तथा इंडियन एकेडेमिया में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड. और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने समस्त इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों बधाई देता हूं. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर. God willing, we shall meet again in some other academic forum. Thank you for connecting with us today. Jai Hind, sir. Thank you, Professor Jha Sahab. It was a pleasure having interacted with you. And thank you so much for the award. And let's hope we keep up this interaction in the future over not only these topics, but whichever topics that you would like me to speak on. I'm very grateful for for inviting me on your podcast. Thank you very much. And Jai Hind. Thank you. Jai Hind, sir. Jai Hind. LXP Icon of India Award is proudly presented to Major General Gurupal Singh Bal for his exemplary service to Indian Army and Indian Academia on 17th May 2025.
नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था शांति, और अगला मानव मूल्य जिसका मैंने चयन किया है वो है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का यदि आप संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से बना है, स्थित which means steady or firm and prajna which means wise or learned, meaning a person of steady wisdom. In other words, a person who remains undisturbed in pain and pleasure, and one who is free from attachment, fear and anger is called स्थित प्रज्ञ। थोड़ा विस्तार में यदि जाएं तो स्थित प्रज्ञ शब्द भारतीय दर्शन और विशेष रूप से भगवद गीता से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह जिसकी बुद्धि स्थिर हो या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त और कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। भगवान कृष्ण का उत्तर स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकट करता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान जैसे द्वंद्वों में समान भाव रखता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भावनाओं से रहित है, बल्कि वह इन भावनाओं के क्षणिक और बाहरी स्वरूप को भली भांति जानता है और इसलिए इनसे विचलित नहीं होता। एक स्थित प्रज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त होता है। वह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में। बाहरी आकर्षण उसे विचलित नहीं कर पाते क्योंकि उसकी तृप्ति भीतर होती है। क्रोध, भय और आसक्ति ये मन की चंचलता के मूल कारण हैं। स्थित प्रज्ञ इन बंधनों से मुक्त होता है। वह जानता है कि इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन होता है। इसलिए वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है और अनासक्त भाव से कर्म करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्थित प्रज्ञता केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अवस्था है। इसे निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास, आत्मचिंतन और परमात्मा या परम सत्य के साथ गहरे संबंध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह मन के खेल को साक्षी भाव से देखने और उसकी लहरों में बहने से बचने का सचेत प्रयास है। स्थित प्रज्ञ का आदर्श भले ही ऊंचा लगे, लेकिन यह आंतरिक शांति और रेजिलियंस चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक लक्ष्य है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक परिदृश्य को साधने में निहित है। समता, अनासक्ति और ज्ञान को विकसित करके हम स्थित प्रज्ञ के गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और जीवन की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता और शांति के साथ नेविगेट कर सकते हैं। स्थिर बुद्धि की ओर यात्रा एक आजीवन प्रयास है, लेकिन इसके मार्ग में मिलने वाली आंतरिक शांति और स्थिरता की झलकें इसे वास्तव में सार्थक बनाती है। स्थित प्रज्ञ के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे श्राद्ध क्यों मनाएं हम, अकॉर्डिंग टू केवी सिंह।
भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यह है कि हमें अपने उन निकट संबंधियों से भी श्रद्धा भाव से जोड़े रखती है जो आज सौ शरीर न होकर दिवंगत हैं और जिन्हें हम पितरों के नाम से जानते हैं। आश्विन मास के पूर्णमासी से अमावस तक की अवधि को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध का महात्म्य एवं विधि का वर्णन विष्णु, वाराह, वायु व मत्स्य पुराण एवं महाभारत व मनुस्मृति आदि सनातन शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण पक्ष की पितृमोक्ष अमावास के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इन दिनों हमारे पितर यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप में मृत्यु लोक में अपने वंशजों के निवास स्थान पर रहते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ न कुछ तर्पण अर्पण करें जिसे पाकर वे तृप्त हों। पुराणों के अनुसार धर्मराज यम का यह वरदान है कि पितृपक्ष के दौरान जो मृतात्माओं के लिए अन्न, जल, तेल आदि अर्पित करेगा वह सामग्री मृतात्माओं को वे जहां भी होंगी अवश्य प्राप्त होगी। जो आत्माएं निःसंतान स्वर्गवासी हो जाती हैं उन मृतात्माओं के लिए यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में उनको श्राद्ध तर्पण करता है या जलांजलि देता है तो वह भी उन्हें पहुंचती है। एक अच्छी संतान अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करती ही है, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति श्रद्धा व आदर की भावना रखती है। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने दिवंगत माता पिता एवं अन्य संबंधियों जिन्होंने जीवन भर हमें संसार के योग्य बनाया के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने पितृऋण को चुकाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मृतात्माएं अतृप्त रहती हैं और रुष्ट हो जाती हैं जिसके कारण कुटुंब में अनिष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे परिवार में संतान का पैदा ना होना, बेटे बेटियों का विवाह देर से होना या फिर ना होना आदि। घर परिवार में कलह होना, धन की कमी होना आदि अनिष्ट घटनाएं पितरों के रुष्ट होने के कारण से ही होती हैं। हमारे पितर तृप्त व संतुष्ट रहें इसलिए पितृपक्ष के दौरान उनकी पुण्य तिथियों पर हम श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि हर मास अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ तर्पण अवश्य करना चाहिए ताकि वे सदा तृप्त रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। पितृलोक के स्वामी भगवान दत्तात्रेय हैं जिनमें विष्णु तत्व अधिक हैं। श्री गुरुदेव दत्त मंत्र का जाप मनुष्य को पितृदोष दूर करने में बहुत सहायक है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है और पाप पुण्य के क्षीण होने पर वह प्राणी पुनः मृत्यु लोक पृथ्वी पर आता है। स्वर्ग जाने वाले मार्ग को पितृयान मार्ग कहते हैं। पितृयान मार्ग से जाने वाले पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं जहां वे अमृतान्न का सेवन करके अपना निर्वाह करते हैं। यह अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ साथ क्षीण होता रहता है। अमावास तक यह अमृतान्न समाप्त हो जाता है और मृतात्माओं के आहार के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए कृष्ण पक्ष की अमावास के दिन वंशजों को अपने पितरों के लिए आहार पहुंचाना चाहिए ताकि उस दिन वे भूखे ना रहकर तृप्त रहें और अपने वंशजों को आशीर्वाद दें। इसलिए हर अमावास के दिन हमें पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने पितृ ऋण से भी मुक्त होता है।
इस्लाम धर्म में यद्यपि श्राद्ध नहीं मानते या मनाते, परंतु शब-ए-बारात के दिन वे भी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते व रोशनी करते हैं तथा कुरान शरीफ का पाठ करते हैं। शब-ए-बारात मुसलमानों के शाहवान महीने में आता है। आधुनिक एवं नास्तिक लोग यह शंका कर सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर किया दान या तर्पण अर्पण पितरों को जो अब बिना शरीर के हैं और किसी अज्ञात लोक में हैं, उन तक कैसे पहुंच सकता है। हमारे इस कार्य के पीछे प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान काम करता है, जिसके अनुसार हमारी श्रद्धा भावना प्रेम से युक्त तर्पण अर्पण सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों तक पहुंचता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन आत्माओं को शरीर प्राप्त नहीं है, वे पिंड रूप में आकाश मंडल में व्याप्त रहती हैं। इन पिंडाकार आत्माओं का कोई पेट नहीं होता और ना ही देखने के लिए इनके पास चक्षु होते हैं, पर इनके सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इसलिए हम जो कुछ पदार्थ खाने पीने के लिए पितरों को देते हैं, ये पिंडाकार आत्माएं उनकी सुगंध से अपना पेट भर लेती हैं। प्रकृति इस प्रकार हमारी स्थूल खाद्य सामग्री को हमारे पितरों के प्राप्त करने योग्य बनाती है। इस सत्य की जानकारी के लिए भौतिक बुद्धि की नहीं, अपितु सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। आगे आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर जनरल जीएस बल की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो मेजर जनरल जीएस बल ने अपनी प्रेरणा अपने परिवार के 3 पीढ़ियों तक सेना में सेवा और देशभक्ति की भावना को अपनी ऊर्जा का स्रोत बताया। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित पृष्ठभूमि और जम्मू कश्मीर विवाद की जड़ें शामिल हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं, अस्थिर लोकतंत्र, आर्थिक संकट, विभिन्न क्षेत्रों में अशांति और उसकी हजारों वारों से काटने की नीति ही इस संघर्ष का मूल कारण है। जनरल बल ने भारत की प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय रणनीति में बदलाव पर जोर दिया, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तकनीकी प्रगति, मिसाइल, उपग्रह प्रणाली ने भारत को रणनीतिक लाभ दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा ऐतिहासिक कारणों और भारत की उस समय की सीमित क्षमताओं के कारण हुआ था। उनका मानना है कि पीओके को वापस पाना वर्तमान में राजनीतिक और कूटनीतिक समाधानों पर निर्भर करता है और पाकिस्तान के आंतरिक विघटन की संभावना पर भी। अंत में उन्होंने विश्व शांति के लिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहूँगा, आज पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज नहीं बल्कि ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है। सो विद दीज deliberations of मेजर जनरल जीएस बल, वी कंक्लूड टुडेज सेशन और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।